वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। गाड़ी अपनी सरपट रफ्तार पर दौड़ी चली जा रही थी। पिछले 5 घंटे से लगातार सफर करते हुए अभी तक पिकनिक स्पॉट पर न पहुंचने के कारण गाड़ी में बैठे सभी दोस्त खिंच चुके थे। 5 घंटे की ड्राइविंग से अमितेश बिल्कुल चिढ़ चुका था। उसने राकेश से पूछा, अरे भैया और कितनी दूर चलाना है? तूने ठीक से सर्च किया था कि नहीं? क्या जगह तू पिकनिक पे ले आया है यार? की जगह तो कहीं और गए होते तो अभी तक रुक भी गए होते। अचानक ही हितेश बोल पड़ा, हाँ भाई मुझे भूख भी लग रही है यार, सवेरे के निकले हैं, देखो 1 बजने वाले हैं, ये तो हद हो गई है यार, क्या इस बार हमने पिकनिक की। अचानक ही राकेश बोला, तो मैंने तुम लोगों को क्या हाथ पांव जोड़ के यहाँ आने के लिए कहा था? तुम लोग भी तो बहुत कूद रहे थे, नई जगह है, जंगल वाली जगह है, घूमेंगे, अब सारा ठीकरा मेरे ही सिर पे फोड़ो। हाँ तो तय तो तूने ही किया था ना, जबरदस्ती तो तूने ही की थी, कह रहा था जाएंगे जाएंगे जाएंगे। अचानक गाड़ी में बैठा कुत्ता गुंडा भौंक पड़ा, जैसे सबको चुप करा रहा हो। तभी तीरथ राम की आवाज गूंज पड़ी, अरे यार तुम लोग क्या शुरू किए हो ये सब? आपस में ही लड़ते रहोगे क्या? पिकनिक मनाने आए हैं, कहाँ मौज मजे करेंगे और तुम लोग भी। और राकेश यार तू नेट पे ठीक से सर्च कर, सही जगह जा रहे हैं या नहीं। सही तो बात है बेटा, 5 घंटे से ड्राइविंग कर रहा है, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अरे भाई यहाँ नेट हो तो ना मोबाइल टावर है ना ही कुछ, शहर से बहुत दूर निकल आए हैं हम लोग, ये तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? तो पहुंचेंगे कब? ना नेविगेशन है ना कुछ, इस तरह का प्लान ही हमने क्यों बनाया? वैसे तीरथ इस गैंग का लीडर ही कहा जा सकता है। स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई में सबसे आगे रहा, खेलकूद में भी सबसे आगे था, इसी वजह से सब लोग उसकी मानते हैं। और एक तरह से कहा जाए तो इस ग्रुप को जोड़े रखने में ही उसका भी बड़ा योगदान था। इसी तरह डांट डपट कर सबको आपस में लड़ने से रोक देता था। और तीरथ का प्यारा बुलडॉग जिसका नाम था गुंडा इस टीम का सदस्य ही था। आज सभी ठंड के इस मौसम में संडे की पिकनिक के लिए निकले थे। इंटरनेट पर अचानक ही उन्हें एक जंगली इलाके के बारे में पता चला, जहां फॉरेस्ट के बीच में एक फॉरेस्ट हाउस है, जहां पर गैस वगैरह की सुविधा पैसे देने पर मिल सकती है। इसके साथ ही आसपास का भ्रमण भी किया जा सकता है। सो गाड़ी लेकर सभी निकल पड़े। मगर पिछले 5 घंटे से घूमने के बाद भी जब वो जगह नहीं मिली तो सभी एक तरह से निराश हो उठे थे। और ये निराशा और खींच इस स्थान को खोजने वाले राकेश के ऊपर ही निकल रही थी। गाड़ी अभी भी उसी रफ्तार से चली जा रही थी। अचानक ही अमितेश ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। तीरथ बोला, अरे क्या हुआ, क्यों धीरे कर रहा है? अब बैठ के हलवा पकाओ, देखो सामने क्या है। सभी ने कार की विंडशील्ड से बाहर झांका। आगे 2 रास्ता था। अब बताइए भाई साहब, लेफ्ट लूं या राइट लूं? सभी भौचक्के से रह गए। इंटरनेट पर जब सर्च किया था तो ऐसे किसी भी मोड़ के बारे में नहीं था। सच में ये बड़ी मुसीबत थी। गाड़ी से उतरकर वो लोग बाहर आ गए। इधर उधर देखने लगे कि आखिर कौन सा रास्ता उस पिकनिक स्पॉट को जाता होगा। तभी अचानक अखिल बोल पड़ा, हे गाइस, दूर कोई साइन बोर्ड दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, तीरथ ने कहा। चलो जरा उसके पास चलते हैं। सभी एक बार फिर गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही गाड़ी साइन बोर्ड के पास पहुंची
सभी के सुर लगभग बदल गए। अरे अरे ये तो रहा, ये देखो, हाँ वही पिकनिक स्पॉट का बोर्ड है, इधर ही जाना, चलो 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 चलो। अमितेश ने भी पर्राटे से गाड़ी दौड़ा दी। राकेश बोल पड़ा, वाह क्या पलटी ली है तुम लोगों ने, है ना। अभी तक मुझे गाली दे रहे थे और जैसे ही जगह पास पड़ी तो सब खुश हो गए। सभी एक सुर में हंस पड़े। गाड़ी अभी आगे चली ही जा रही थी कि अचानक जंगल की झाड़ियों के पास से एक आदमी निकलकर उन्हें हाथ दिखाने लगा। गाड़ी उसके पास जाकर उन्होंने धीमी कर दी। खिड़की का कांच उतारकर तीरथ बोल पड़ा, हाँ कौन है आप, क्या हुआ, हमें क्यों रोक रहे हैं। बाबू आप लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग पिकनिक स्पॉट जा रहे थे। पिकनिक स्पॉट बाबू आप लोग गलत आ गए। वो जो मोड़ था वहां से बाएं जाना था, आप लोग तो दाएं आ गए हैं। पिकनिक स्पॉट तो यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे रह गया। क्या, मगर साइन बोर्ड तो इधर ही का था। अरे किसी ने साइन बोर्ड की दिशा घुमा दी होगी। सबकी सुनकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ओफो, घड़ी में दोपहर के 2 बजने को थे। अब कब पिकनिक स्पॉट पहुंचेंगे, कब खाना पकाएंगे, कब खाएंगे और कब वापस जाएंगे। वैसे भी ठंड का समय, 5 बजते न बजते सूरज डूब जाता है, ऊपर से जंगल का इलाका, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अरे यार, खाना पीना क्या होगा, कहाँ खाना पकाएंगे। ऐसे आप लोग चाहे तो यहाँ पर भी पिकनिक मना सकते हैं। वो थोड़ा सा आगे जाने पर एक अच्छी खुली सी जगह है, जंगल के बीच खाना पकाकर खाने का आप लोगों को आनंद आएगा, और जो थोड़ी बहुत मदद होगी मैं कर दूंगा। अरे वो तो ठीक है, मगर खाना कैसे पकेगा। अखिल एक बार फिर बोल उठा, मगर क्या प्रॉब्लम है। राकेश बोला, हाँ गुरुजी, आपने कहा था वहां फॉरेस्ट हाउस से बर्नर और गैस सिलेंडर मिल जाएगा, यहाँ क्या आग मुंह से जलाओगे। सुनकर वो व्यक्ति बोल उठा, अरे आग की प्रॉब्लम नहीं है साहब, मैं आप लोगों की मदद करूंगा ना। वहां मैं चूल्हा बना दूंगा, जंगल से लकड़ी ला दूंगा, पास ही नदी है, पानी आने की व्यवस्था मैं सब कर दूंगा। आप आराम से पिकनिक मनाइए। आदमी की भलमनसाहट देखकर वे सभी आश्चर्यचकित थे। तीरथ बोल पड़ा, इसके बदले में आपको कितने पैसे देने होंगे। क्या पैसे साहब, आप लोग पिकनिक में आए हैं, मुर्गा मटन कुछ तो लाए होंगे, उसमें से थोड़ा मुझे खाने दे देना, बस मेरा काम हो जाएगा। हाँ मुर्गा मटन तो लाए हैं, दे देंगे आपको, ऐसे में हमें कौन सी कमी है। सभी के दिल में उसके प्रति एक दया के भाव आ गए। देखने में बेचारा दुबला पतला ग्रामीण सा लग रहा था, ठीक से खाना पीना नहीं मिलता होगा। बेचारा थोड़ा सा मटन भात के लालच में सारी मेहनत करने को तैयार है। हाँ ठीक है चलो। ये बातें हो ही रही थी, तब तक गुंडा तीरथ के पांव के पास जीप के अंदर आराम से सो रहा था। अचानक उसकी नींद टूटी। हवा में कुछ सूंघते हुए अचानक ही वो खिड़की के पास गया और उस ग्रामीण की तरफ देखकर बेतहाशा भौंकने लगा। कुत्ते को देखकर वो ग्रामीण भी अजीब सा डर गया और पीछे भाग गया। साहब इसे दूर रखिए, मुझे कुत्तों से बड़ा डर लगता है। गुंडा बेतहाशा भौंके चला जा रहा था। अरे अरे क्या हो गया गुंडा। गुंडा एक ट्रेन डॉग था, अपने मालिक की बात सुनना उसकी आदत थी, मगर आज पहली बार वो अजीब सा व्यवहार कर रहा था। तीरथ चौंक गया और इसके साथ ही गाड़ी में बैठे बाकी लोग थोड़े से अनमने से हो गए। अरे यार तीरथ ये क्या है, ले दे के तो कुछ प्रोग्राम बन रहा है, चुप कराना उसे। तीरथ ने बड़ी मुश्किल से गुंडा को कंट्रोल किया। आइए आप लोग।
गाड़ी से धीरे धीरे वो सभी सामान निकालने लगे। बर्तन, हांडे, सब्जी, सब कुछ गाड़ी के पिछले वाले हिस्से में रखी हुई थी। और गाड़ी में सबसे भारी था पानी का जेरिकेन, जिसमें मिनरल वाटर था। वैसे भी जंगली इलाके में पीने के लिए साफ पानी कहाँ मिलता। बोतल को अमितेश और अखिल ने साथ में मिलकर उतारा था। जमीन में रखते ही अचानक वो ग्रामीण बोल पड़ा, अल्लाह, ये मैं उठा लेता हूं। कहने के साथ साथ उसने अकेले ही वो बोतल अपने कंधों पर ऐसे रख लिया जैसे बहुत हल्का हो। सभी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए। हाँ, ग्रामीण लोगों का शरीर कितना बलिष्ठ होता है, कितनी आसानी से उसने बोतल उठा ली। यही विचार उनके दिमाग में थे। सब अब धीरे धीरे उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल पड़े। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी, राम कृपा। इसी नाम से सब मुझे गांव में जानते हैं। राम कृपा के पीछे सभी आगे बढ़ने लगे। आगे जंगल झाड़ी के बीच से एक पतली पगडंडी थी और पगडंडी के आगे एक खुली सी जगह, जहां चारों ओर पेड़ पौधों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के बीच चांद उगा हुआ हो। सूरज अब मध्यम होने की कगार पर था। उस व्यक्ति ने कहा, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए चूल्हा बना देता हूँ। कहकर वो जमीन पर गड्ढा खोदने लगा। अचानक ही सामान उतारते उतारते उन लोगों की नजर उस व्यक्ति के हाथों पर पड़ी। वो बिना किसी अस्त्र शस्त्र की कितनी प्रवीणता से अपने हाथों से ही जमीन खोद रहा था, और उसके हाथ के नाखून भी बेहद बड़े और नुकीले थे, जो उसकी काम में सहायता कर रहे थे। मगर ऐसे बड़े और नुकीले नाखून रखने का मतलब क्या है? अचानक रवीन की नजर पासी के कुछ गड्ढों पर पड़ी। अरे राम कृपा, ये आसपास के ये गड्ढे किस लिए हैं? वो असली में ठंड के समय बहुत से लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते रहते हैं और रास्ता भटक कर इधर आ जाते हैं। मैं उनकी मदद कर देता हूँ। उन्हीं ने कभी वहाँ खाना पकाया होगा, वही चूल्हे का गड्ढा है। ओ अच्छा अच्छा। कुछ ही देर में चूल्हा तैयार था। उसने बड़ी ही तत्परता के साथ चूल्हा बनाया, लकड़ियां इकट्ठी की और पता नहीं आसपास कौन सी नदी से पानी भी ले आया। लीजिए मालिक, मेरा काम खत्म। सब लोगों ने तुरंत ही काम करते हुए तय किया कि मटन बनाएंगे और चावल बनाएंगे बस। वैसे भी जितना कम समय था उसमें ज्यादा कुछ बन नहीं सकता था। पहले फटाफट चावल बैठा दिया गया। चावल की डेग चढ़ाकर सबने वहां सतरंजी बिछाई और बैठकर गप मारने लगे। मगर तीरथ गुंडा को लेकर परेशान था। जैसे ही इस रास्ते पर गुंडा आया, उसकी हरकतें जैसे बहुत बढ़ गई थी। वो बेतहाशा भौंक रहा था, गुर्रा रहा था, जमीन को सूंघकर अचानक ही डर से गाड़ी की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में एक बार राम कृपा ने कहा भी था, मालिक, आपका ये कुत्ता दिखने में ही बड़ा भारी भरकम है, मगर बिल्कुल डरपोक लगता है। जंगल में आते ही साथ डरने लगा है। उसकी इस बात पर बाकी सारे दोस्त भी मुस्कुरा दिए थे, मगर तीरथ के लिए यह असह्य था, क्योंकि गुंडा का एक अलग ही दबदबा था उन सबके बीच। हमेशा वीर पुत्र की तरह वो रहा था, मगर आज पता नहीं उसे क्या हो गया था। तीरथ की हर एक बात मानने वाला गुंडा आज असामान्य व्यवहार कर रहा था। अचानक ही वो व्यक्ति बोल पड़ा, मालिक, एक बात पूछूं? हाँ। आप लोग मुझे मटन तो देंगे, तो एक काम करें ना, पका हुआ न देकर कच्चा दे दें। असली में घर में जाकर दे दूंगा, बाल बच्चों के साथ खाऊंगा। सुनकर उनका दिल पसीज सा आया। बेचारा गरीब।
कितनी दयालु भाव से उनसे मटन मांग रहा है। सही भी तो है, अकेला कैसे खाएगा? घर ले जाकर पत्नी को देगा, पत्नी पकाकर जब बाल बच्चों को खिलाएगी तो उन्हें खाता देखकर उसका मन तृप्त हो जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ खाओ, घर ले जाओ, उससे क्या फर्क है। सुनकर जैसे उसकी आंखें चमक उठी। वैसे आंखें बोलने को उसका एक आंख काना था, एक आंख से ही उसे शायद दिखाई देता था। दौड़कर आसपास से कुछ जंगली बड़े बड़ी पत्तियां ले आया। लाइए मालिक, दे दे। उसे थोड़ा ज्यादा ही मटन उन लोगों ने दे दिया। वो लेकर मैं घर में देकर आता हूँ बोलकर चला गया। गुंडा को पास ही के एक पेड़ के पास बांध दिया गया था। वो लोग बैठकर आपस में गप मार रहे थे। चावल पकने में भी टाइम थी, मगर गुंडा की असामान्य हरकतें बार बार उनकी बातों में विघ्न डाल रही थी। अचानक ही उन लोगों ने कहा, अरे यार एक काम करना, इसको गाड़ी में बांधा। तब से हो गया, कभी गुर्रा रहा है, कभी भौंक रहा है, हो क्या गया है इसे। तीरथ को भी थोड़ा अजीब ही लग रहा था। उसने गुंडा की रस्सी पकड़ी और उसे लेकर जीप की तरफ बढ़ चला। आसमान में अब सूरज काफी ढलान पे आ चुका था, जल्दी काम करना था। गुंडा को वापस जीप की तरफ ले जाते हुए अचानक ही तीरथ की नजर पास ही के गड्ढे पर पड़ी, जो शायद कभी किसी पिकनिक पार्टी द्वारा चूल्हे के लिए खोदी गई होगी। मगर उस गड्ढे के मुंह पर पड़ा हुआ था मटन का एक टुकड़ा। लगा ले जाते हुए रामकृपा के हाथों से गिर गया होगा, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगा उसके आश्चर्य में वृद्धि होने लगी। थोड़ी थोड़ी दूर पर बने हुए सभी गड्ढों के मुंह पर मटन के टुकड़े पड़े थे। वो चौंक पड़ा। तो क्या रामकृपा घर ले जा रहा हूं कहकर सारे मटन ऐसी फेंक गया? कैसा पागल इंसान है। हमने उसे खाने के लिए दिया और उसने पैसों की चीज को इस तरह से बर्बाद कर दिया। सोचते सोचते वो जीप के पास पहुंच गया। जैसे ही जीप का दरवाजा खुला, गुंडा कू कू करते हुए जीप के अंदर ऐसे कूद गया जैसे बहुत बड़ी मुसीबत से निजात पा गया हो। उसने जीप का दरवाजा बंद किया, खिड़की थोड़ी सी खुली छोड़ी और लॉक करके वापस दोस्तों के पास जाने लगा। जाते जाते कुछ दूरी पर उसने रामकृपा को देखा। वो अभी भी गड्ढे में मटन का टुकड़ा गिरा रहा था। मन किया जाकर दोस्तों को ये बात बताए, मगर वो सुनकर उस पर नाराज ही होते। पैसे की चीज क्यों बर्बाद की, और ऐसे भी अभी जल्दी जल्दी बर्तन वर्तन भी उससे धुलवाने थे। ऐसे में अगर मनमुटाव हो जाता तो वो शायद काम न करता। यही सोचकर वो वापस दोस्तों के पास आ गया। अचानक ही रामकृपा की आवाज आई, मालिक लगता है चावल पक गए हैं। सब आपस में गप में इतना मशगूल हो गए थे कि चावल के बारे में भूल ही गए थे। तुरंत ही वो गए और चावल हटाकर मटन बैठा। जंगल मटन की खुशबू से भर गया था। यहाँ का माहौल वैसे काफी अच्छा था। बैठे बैठे अखिल बोला, अरे यार थोड़ा अगर पहले आए होते तो आसपास जंगल भी घूम लेते। अब तो अंधेरा फैल रहा है। अचानक ही रामकृपा बोला, मालिक ताल का रस पिएंगे? हाँ? वो शहरी लोग आज तक ताल के रस के बारे में सुना ही था, इन्हें का नसीब नहीं हुआ था। चलो इस पिकनिक में ये भी मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? यहीं मेरे कुछ पेड़ हैं, उसमें मैंने हांडी लगाई है, लाता हूँ। पैसे से नहीं लगेंगे, ऐसी मुफ्त में पीजिए जब तक मटन नहीं पकता है। थोड़ी देर में वो 2 हांडी लेकर आए। तीरथ को पता नहीं क्यों ताल का रस उतना अच्छा नहीं लगा।
पर उसके बाकी दोस्तों ने बड़ा स्वाद लेकर उसे पिया। अब आसमान में सूरज डूब चुका था। ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी। मटन बन गया था। सब जल्दी जल्दी खाने बैठ गए। जल्दी खाना खत्म करके यहां से निकलना था। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। ऊपर आसमान में धीरे धीरे कोहरे की चादर फैलने लगी थी। खाना बेहद स्वादिष्ट बना था। सभी बेहद आनंद लेकर खा रहे थे। बढ़िया बनाया। हाँ वो तो ठीक है। चलो दिन भर से बिना खाए दाल का रस पीकर रह रहे थे। ये देखो खांसी गर्लफ्रेंड याद कर रही होगी। हाँ बेटा खा खा खा। खाना खत्म करके वो उठे ही थे कि रामकृपा आकर बोला, मालिक आप लोग हाथ पांव धोकर थोड़ा देर विश्राम कर ले। भरे पेट उतना दूर चलकर जाना ठीक नहीं। मैं तब तक बर्तन वर्तन धो लेता हूँ। सब लोग हाथ मुंह धोकर एक बार फिर से सतरंजी पर बैठ गए, सिर्फ तीरथ को छोड़कर। पता नहीं क्यों उसके मन में एक अजीब सी बात खटक रही। अखिल बोला, वाह बड़ा अच्छा खाना था यार। अब इतना भरपेट खा के मुझसे सच में चला नहीं जाएगा। 10 मिनट रेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अमितेश ने भी कहा, दाल का रस पीकर मुझे नींद नहीं से आ रही है यार। थोड़ा देर रेस्ट करना जरूरी है। रविंद्र ने कहा, हाँ भाई फिर भी नींद आ रही है। लग रहा है यहीं सो जाऊं। कौन उतना दूर चलकर गाड़ी तक जाएगा। कृष्ण अभी तक चुप ही था। उसने भी कहा, हाँ मुझे भी नींद सी आ रही है यार। एक काम कर तीरथ, तो बचा खाना ले जाकर गुंडा को दिया, भूखा बैठा होगा। हम लोग तब तक थोड़ा यहाँ आराम करते हैं। मगर तीरथ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा था। उसने महसूस किया राम कृपा अब बेहद धीरे धीरे काम कर रहा था। जब वो लोग आए थे तो उसकी फुर्ती देखने लायक थी, मगर अब इतने धीरे से बर्तन धो रहा है, सामान समेट रहा है, जैसे वो चाहता है कि अंधेरा हो जाए। मगर क्यों? वो यही बातें सोचकर आसपास ही टहल रहा था। अब काफी हद तक अंधेरा घिर आया था। तीरथ ने रामकृपा से कहा, अब दादा थोड़ा जल्दी हाथ चलाइए, देखिए अंधेरा हो रहा है, सामान लेकर वहां तक जाना है। चिंता मत करिए मालिक, मैं साफ पहुंचा दूंगा। बातों ही बातों में अचानक तीरथ की नजर उस रास्ते पर पड़ी जिधर से वो लोग आए थे। उसने महसूस किया बहुत सारे पीली पीली लाइटें उस ओर दिखाई दे रही। वो चौंक पड़ा। उसने अपने दोस्तों से कहा, ए सुनो, तुम लोग सो रहे हो क्या? हाँ यार लग रहा है यहीं सो जाए, कैंप फायर बना के यहीं सोते हैं ना। अरे तुम लोग उधर देखो जरा। उसकी बातों पर वो सभी उस ओर देखे और वो भी चौंक पड़े। ये पीली लाइट क्या है? कुछ ही सेकंड बाद उन्हें समझ में आ गया कि वो पीली लाइटें नहीं, पीली पीली आंखें हैं बहुत सारे सियारों की, जो दबे पांव उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये क्या है? अचानक ही अमितेश चीख कर उठ गया। अबे ये तो बहुत सारे सियार हैं, हमारी तरफ ही आ रहे हैं। अचानक ही उनमें से एक सियार बोल पड़ा और तभी उनके कानों में पड़ी राम कृपा की हंसी। मालिक भूखे हैं बेचारे, खाना
जाएंगे। क्या मजाक है ये? तुम हमें यहाँ कहाँ ले आए हो? अभी ये बात पूरी ही नहीं हो पाई थी कि अचानक सियारों का वो झुंड उनकी तरफ दौड़ पड़ा और अचानक ही बाकी चारों दोस्तों पर झपट पड़ा। तीरथ वहां से किसी तरह से थोड़ी दूर छिटक गया। तभी एक सियार उसकी तरफ दौड़ा। तीरथ ने घुमाकर एक लात उसे मार दी। वो एक जोर की आवाज के साथ दूर छिटक गया। तीरथ वहां से उठकर भागने लगा। उसके पीछे अचानक अमितेश दौड़ाता, तीरथ रुक, बचा। अचानक ही एक सियार ने कूदकर उसके ऊपर हमला कर दिया और उसके शरीर से मांस निकाल कर खाने लगा। तीरथ पागलों की तरह वहां से भागने लगा। उसे किसी भी तरह से अपनी जान बचानी थी। जो समझ चुका था कि अब उसके चारों दोस्तों की जान किसी भी तरह से नहीं बच सकती है। वो बड़ी मुसीबत में है। जिन गड्ढों पर राम कृपा ने मटन के टुकड़े डाले थे, असल में वो चूल्हे नहीं थे, वो थे उन सियारों के रहने की जगह। सियार वैसे बहुत डरपोक और शर्मीले प्राणी होते हैं जो दिन के समय इसी तरह जमीन में गड्ढा बनाकर छुपे रहते हैं, मगर रात का अंधेरा होने पर अपने शिकार पर निकलते हैं। और इस वक्त वो सियार भी शिकार पर निकले थे और उनका शिकार थे वो पांचों लोग। वो पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसे महसूस हुआ उसके पीछे भी कुछ सियार दौड़ रहे हैं, मगर उसे रुकना नहीं था। वो तेजी से पतली पगडंडी से होता हुआ किसी तरह से जीप के पास पहुंचा। जैसे ही जीप के पास पहुंचा, गुंडा तेज गर्जन कर उठा। उसने जल्दी से जीप का गेट खोला। गेट खोलकर अचानक पीछे मुड़ा ही था। उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे पीछे एक परछाई दौड़ती हुई आ रही। अंधेरे में आंखों को थोड़ा सा जोर देने पर उसे दिखा वो परछाई वास्तव में एक इंसान की परछाई है। और ये परछाई राम कृपा के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। तो क्या राम कृपा भी उन सियारों से बच के उसके पीछे आया है? मगर तभी गुंडा उसे ढकेल कर दौड़ कर उस ओर चला गया। वो बेतहाशा पागलों की तरह भौंक रहा था। अचानक ही कूद कर उसने राम कृपा के सीने के ऊपर चढ़ गया। जमीन पर गिरकर राम कृपा चीख पड़ा था। अब गुंडा उसके ऊपर था। उसके खूंखार आवाज और भौंकना राम कृपा की जान निकाल रहा था। कुछ ही देर में गुंडा के खूंखार दांत राम कृपा के गले में गड़ने वाले थे, मगर तभी तीरथ को एक बात याद आई। जब राम कृपा उसके पीछे दौड़कर आ रहा था, उसकी आंखें भी ठीक वैसी ही पीली चमक रही थी। एक आंख ही सही, मगर उसमें वही चमक थी जैसे उन सियारों की। वो चौंक ही पड़ा था कि अगले पल जो हुआ वो और भी भयानक था। उसने देखा उसके सामने ही राम कृपा की वो परछाई इंसान से एक सियार में बदल गई और एक बड़ी सी हुंकार लेकर टूट पड़ी गुंडे के ऊपर। गुंडा भी अपने मालिक को बचाने के लिए तत्पर था। दोनों में भयानक युद्ध हो रहा था और इस युद्ध में भारी पड़ने लगा गुंडा। उसने उस सियार के ऊपर आक्रमण करके उसे पराजित ही कर दिया था कि अचानक उसने जंगल के उस ओर देखकर एक दर्द भरी हुंकार भरी। और इसके साथ ही प्रतिक्रिया के रूप में आवाज आई बहुत सारे सियारों की। और तभी तीरथ ने महसूस किया जंगल के उस कोने से बहुत सारी आकृतियां पीली पीली आंखों के साथ दौड़ती हुई आ रही हैं। और अचानक ही सब टूट पड़ी गुंडे के ऊपर। एक भयानक क्रंदन के साथ गुंडे की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। तीरथ ने तुरंत ही गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। अचानक गाड़ी के ऊपर आसपास सब तरफ से धूम मचने लगी। सारे सियार गाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे। वो कूद रहे थे, फांद रहे थे, गाड़ी को किसी भी तरह से फाड़ डालना चाहते थे ताकि तीरथ पर टूट पड़े। तीरथ ने देखा कुछ सियार बोनट पर भी चढ़ गए थे जो सामने के कांच के ऊपर खूंखार नजरें गड़ाए हुए थे। उनके उन भयानक दांतों और तीरथ के बीच सिर्फ विंडशील्ड ही थी। अचानक उसने गाड़ी स्टार्ट की
और तेजी से गियर लेते हुए गाड़ी दौड़ा दी। अगली सुबह तीरथ एक बार फिर से उसी जगह लौट कर आया। उस रात गाड़ी भगाते हुए वो पास ही के एक गांव चला गया था। गांव पहुंचकर उसने वहां के लोगों को ये बात बताई। रात भर गांव में बिताकर सवेरे वो उन लोगों के साथ पुलिस स्टेशन गया। हालांकि पुलिस स्टेशन में उसने कुछ बातें छुपा ली, जैसे कि राम कृपा का उसकी आंखों के सामने इंसान से सियार में बदलना, क्योंकि उसकी इस बातों को शायद कोई विश्वास न करता। गांव वालों के निवेदन पर पुलिस के कुछ कर्मचारी उसके साथ स्पॉट पर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गुंडा की क्षत विक्षत लाश पाई। अभी तक पुलिस के कर्मचारी शायद उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, मगर गुंडा की लाश देखकर उनका विश्वास प्रबल हो गया। गांव वालों के साथ वो सभी उस स्पॉट की ओर चल पड़े जहां पर उन लोगों ने खाना खाया था, मगर वहां पहुंचकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। शतरंजी और बर्तनों के अलावा वहां पर ना तो कोई लाशें थी और ना ही कुछ। अचानक ही पुलिस वाला बोल पड़ा, जिस आदमी के बारे में आप बता रहे हैं वो किस गांव का था? तभी ग्रामीणों में से एक बोला, बाबू, जहां तक आप बात कर रहे हैं राम कृपा की, तो कुछ समय पहले तक वो यहीं रहता था। बड़ा गरीब था, लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते, उनकी मदद वगैरह कर दिया करता था, थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। यहाँ पर आसपास बहुत से गड्ढे हैं और उनमें सुरंग बनाकर रहते हैं कुछ सियार, जैसा कि बाबू कह रहे हैं। और सियार बड़े शर्मीले जीव होते हैं। लोगों का छोड़ा गया खाना खाने रात को बेचारे निकलते थे। एक बार ऐसे ही कुछ उद्दंड लड़कों का दल पिकनिक मनाने आया था। जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर सियार हैं, तो उन्होंने गर्म पानी उन गड्ढों में डालना शुरू कर दिया। गर्म पानी से घायल होकर बेचारे सियार गड्ढे से बाहर निकलकर इधर उधर दौड़ने लगे और इस बात पर उन लड़कों ने बहुत मजा लेना शुरू किया। मगर राम कृपा को ये सहन नहीं हुआ। बेचारे निरीह जीव किसी को कोई नुकसान नहीं करते हैं, फिर उन्हें क्यों तंग करना, इसलिए उसने उन्हें मना भी किया। फिर मजा करने के बाद वो लोग खाना खाकर यहां से चले गए। मगर हाँ, उस दिन के बाद से राम कृपा नहीं दिखा। लोगों का कहना था उन लड़कों के साथ बहस हुई तो उन लड़कों ने राम कृपा को बहुत मारा था और उसकी लाश यहीं आसपास जंगल में पड़ी रह गई। मगर आप कह रहे हैं तो राम कृपा जिंदा है, ये हमें अभी पता चल रहा है। तभी अचानक पड़ी हुई सतरंजी हीरे से हिली। वो सभी चौंक पड़े। पुलिस वाले ने तुरंत ही गन निकाल लिया और हीरे से जैसे ही सतरंजी वहां से हटाई गई, वो सभी चौंक पड़े। सतरंजी के नीचे एक गड्ढा सा था, जिसमें आधे उजाले आधे अंधेरे में 4 सियार अधनींदी हालत में उनकी तरफ देख रहे थे। उनकी निरीह दृष्टि को देखकर सभी दया में आ गए। उन्हें लगा उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए सतरंजी एक बार फिर से ढक दी गई। आगे पुलिस रिपोर्ट लिखकर सभी वहां से वापस आ गए। उस रात जंगल में अचानक हंसी गूंजने लगी। चलो, सियारों की संख्या में 4 की और बढ़त हो गई। 5वां भी आ जाता, मगर किस्मत वाला था, भाग गया। कोई बात नहीं, ऐसे ही लोग पिकनिक मनाने आते रहेंगे, सियारों की संख्या बढ़ती रहेगी।
और एक दिन इतनी संख्या में हो जाएंगे कि रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में इन क्रूर पापी इंसानों से इंतकाम लेने के लिए जा सकेंगे। तब तक इसी तरह लोगों को भुलाकर मैं पिकनिक मनवाता रहूंगा।